मैं विभा मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला। आज कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का टॉपिक लिया है मांग की कीमत लोच की गणना प्रतिशत विधि से। तो मांग की कीमत लोच पढ़ने से पहले मांग का नियम, मांग की लोच किसे कहते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। जैसे हमें मालूम है कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध बताता है। केवल संबंध बताता है मांग का नियम, परंतु यह संबंध कैसा है इसकी गणना करने वाला कहलाता है मांग की लोच। अब मांग की लोच की गणना, मांग की लोच ही हम मांग की कीमत लोच भी कहते हैं। तो मांग की कीमत लोच या मांग की लोच की गणना करने की 3 विधियां हैं। एक प्रतिशत विधि है, एक बिंदु रेखी विधि है और एक व्यय विधि। तो आज हम प्रतिशत विधि से मांग की कीमत लोच की गणना देखेंगे। मांग की कीमत लोच की जब हम गणना करते हैं तो प्रतिशत विधि से यदि हम गणना कर रहे हैं तब भी हमें ये ध्यान रखना है कि मांग का नियम हमेशा लागू होगा, यानी वस्तु की कीमत कम होने पर मात्रा अधिक और वस्तु की कीमत अधिक होने पर मात्रा में परिवर्तन कम होगा। अब प्रतिशत विधि में हम ये देखेंगे ये जो परिवर्तन होता है कम या अधिक का, ये प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा मापते हैं। परिभाषा देखेंगे कि किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर भागफल जो प्राप्त होता है वह किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच है। यानी परिवर्तन मूल्य में, कीमत में भी होगा और मांग में अर्थात मांगी गई मात्रा में भी होगा, लेकिन उनमें जो परिवर्तन होगा वो प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा हम मापेंगे। तो इसका सूत्र लिखा हुआ है, मांग की कीमत लोच बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। तो प्रतिशत विधि से ज्ञात करने का जो सूत्र है, इसमें एक और सूत्र है जैसे ई डी बराबर ई फॉर इलास्टिसिटी, डी फॉर डिमांड। तो मांग की कीमत लोच बराबर डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 बटे डेल पी बटे पी इंटू 100। अब प्रतिशत विधि से ज्ञात करने का यह सूत्र, इसमें 100 लगा, 100 यानी प्रतिशत। तो इस सूत्र को यदि हम सरलीकरण करेंगे तो 100 से 100 कट जाएंगे, डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू नीचे वाली जो संख्या है यह पलट गई, पी ऊपर आ गया और डेल पी नीचे आ गया। इसकी एक विधि और हम ध्यान रख सकते हैं कि ऊपर और सबसे नीचे वाला डेल क्यू इंटू पी ऊपर ले जाएंगे और बीच वाला क्यू इंटू डेल पी जो है वो नीचे ले आएंगे। तो दोनों में से किसी भी सूत्र को हम ध्यान में रख सकते हैं। यदि आपने 100 वाला सूत्र रखा तो उसमें 100 से 100 हम काट देंगे। आगे हम देखेंगे उदाहरण कि किस तरीके से हम मांग की कीमत लोच प्रतिशत विधि से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ कुछ वस्तु ली गई है, वस्तु है केला, केले की कीमत ली गई है और केले की मांगी गई मात्रा ली गई है। केले की कीमत को P से शो किया है, P फॉर प्राइस, और मात्रा को Q फॉर क्वांटिटी से शो किया गया है। अब बार बार हमें ये ध्यान रखना है कि मांग का नियम ही लागू होगा, यानी विपरीत परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए वस्तु की 2 कीमत है, एक पुरानी कीमत और एक नई कीमत। यानी पहले जो कीमत थी तब पहले कितनी मात्रा मांगी गई थी, पुरानी मात्रा, और यदि मांग में कीमत में परिवर्तन हुआ तब कितनी मात्रा मांगी गई है। तो P1, P2, Q1, Q2 से इसको शो किया है। P1 जब मात्रा कितनी थी 5, तब केले की मांग की जा रही थी 15, यानी 5 रुपए कीमत पर केले 15 खरीदे जा रहे थे। अब कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग में भी परिवर्तन होगा, लेकिन मांग के नियम के अनुसार, यानी कीमत बढ़ेगी तो मात्रा कम होगी। P1 से P2 यानी 5 से बढ़कर कीमत 7 हुई तो मात्रा 15 से कम हुई। देखिए यहाँ कीमत बढ़ रही है, 5 से 7 हो रही है और मात्रा 15 से 12 हो रही है। तो इसे हम प्रतिशत परिवर्तन रीति से हम कैसे मापेंगे ये अपने को देखना है। तो इसके पहले सूत्र में जो चाहिए वो अपने को देखना होगा। पुरानी कीमत अपन ने ली थी 5, यानी P1 बराबर 5, और जो नई कीमत हुई इसको सूत्र में डेल P और मात्रा को डेल Q से शो किया गया है। तो डेल्टा यानी होता है परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, यानी 5 से जो 7 कीमत हुई वो कितनी बढ़ी, या 7 से घटकर 5 हुई तो कितनी कम हुई। तो दोनों के बीच का हम अंतर निकाल सकते हैं।
पुरानी कीमत 5 है, कीमत में परिवर्तन यानी डेल पी से शो कर रहे थे, उसको निकालने के लिए हम 7 में से 5 घटा देंगे, तो कितना परिवर्तन हुआ? 2 हुआ। इसी प्रकार से मात्रा, पुरानी मात्रा और मात्रा में परिवर्तन देखेंगे। पुरानी मात्रा तो वही होगी 15, लेकिन नई मात्रा यानी परिवर्तन निकालने के लिए इन दोनों के बीच का अंतर हम निकालेंगे। तो 15 और 12 के बीच का अंतर है 3। ये निरपेक्ष मान लिए जाते हैं, इसमें धन ऋण के चिन्हों का महत्व नहीं दिया जाता। यदि हम चाहे देखेंगे तो जैसे 7 ऋण 5 की ऐसी 12 ऋण 15 करना चाहिए, लेकिन 12 ऋण 15 भी करेंगे हम तो जो ऋण 3 आएगा उसको ऋणात्मक चिन्ह को हम नहीं लेते। तो इसको हम इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि दोनों के बीच का अपने को केवल अंतर देखना है कि कितना परिवर्तन हुआ। तो इसमें 5 और 7 जो कीमत उसके बीच में परिवर्तन हुआ 2 का, और केले की मात्रा जो उसमें परिवर्तन हुआ 15 और 12 के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 3 है। अब अपने को चारों अंक मिल गए। पी कीमत है 5, परिवर्तित कीमत है 2, इसी प्रकार से मात्रा क्यू मात्रा है 15 और परिवर्तित मात्रा है 3। यही अपने को सूत्र में रखना है। अब सूत्र में किस तरीके से रखेंगे? फिर से वही सूत्र लिए हुए हैं, डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 पूरे के बटे डेल पी अपॉन पी इंटू 100। तो इसके डेल क्यू अपना था 3 और क्यू था 15, डेल पी 2 और पी 5, इसको सूत्र में रखा हुआ है। अब सूत्र को इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 15 से 15 काटा, सॉरी 100 से 100 काटा और 3 बटे 15 गुणित 2 बटे 5 को हम पलट देंगे 5 बटे 2। तो इस प्रकार से जो भी भागफल आएगा वो आ रहा 20 बटे 40। अब 20 बटे 40 आया है, यानी प्रतिशत विधि से हमने ज्ञात किया है। इसका आशय है जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि अर्थात जब केले की कीमतें 40% बढ़ती हैं, नीचे अपन ने कीमत में परिवर्तन लिया था, मांग में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन, तो जो 40 परिवर्तन हो रहा है वो कीमतों में परिवर्तन हो रहा है। कीमतों में परिवर्तन कितना हो रहा है? 40, और मांग में परिवर्तन होता है 20। अब 40% कीमतें क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ने पर केले की मांग घट रही है। कितनी घट रही है? 20% घट रही है। फिर इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, यदि तो सॉल्व करने के बाद 20 बटे 40 बराबर आता है 0.5। मांग की कीमत रोज प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र लिखा हुआ है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन आया 20, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आया 40। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो भागफल जो आ रहा है वो 0.5। यदि ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी है तो निश्चित ही इकाई से कम आएगा। तो इस प्रकार की जो मांग की लोच होती है वो इकाई से कम होती है, यानी 1 से कम है ये 0.5। तो इसको हम कहेंगे कि मांग की लोच जो है वो इकाई से कम है। इकाई से कम मांग की लोच कब होती है? जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है। इसमें मांग की लोच इकाई से कम होती है। इसके और भी उदाहरण हम देखेंगे। जैसे पहला जो उदाहरण ऊपर तो सूत्र लिखा हुआ है, ये सूत्र आपको बार बार देख के लिख के याद हो जाना चाहिए। तो दोनों सूत्र में से आप कोई भी सूत्र लिख सकते हो। चूंकि प्रतिशत परिवर्तन है तो हमने 100 लिखा हुआ है ना, 100 काट के फिर उसका सरलीकरण किया गया है, तो सरलीकरण वाला सूत्र भी हम ले सकते हैं। तो पहला जो उदाहरण है इसमें मांग की लोच जो इकाई से कम है, ये तो वही उदाहरण जो अपन ने अभी देखा था। 5 से बढ़कर यदि कीमत 7 होती है तो मात्रा 15 से घटकर 12 हो जाती है। तो जो परिवर्तन की दर उसमें पुरानी कीमत और नई कीमत, पुरानी मात्रा नई मात्रा, इसको सूत्र में रखने के बाद इसका भागफल आ रहा था 0.5 यानी इकाई से कम। अब ये ध्यान रखना है, जिन वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से कम होती है वे वस्तुएं होती है बेलूसदार वस्तुएं, और बेलूसदार वस्तुओं का उदाहरण होता है अनिवार्य वस्तुएं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लिया गया है कि यदि कीमत 5 से घटकर 4 हो जाती है तब मात्रा 100 से बढ़कर 150 हो जाती है। यानी कीमत 5 थी तब मात्रा 100 ली जा रही थी, लेकिन कीमत जब 5 से घटकर 4 हुई तो मात्रा 100 से बढ़कर 150 हो गई। इसमें हम अंतर निकालेंगे, जिस तरीके से अपन ने पहले अंतर निकाला था उसी प्रकार से इसमें भी अंतर निकालेंगे। पुरानी कीमत हो जाएगी 5 और नई कीमत हो जाएगी 5 और 4 के बीच का अंतर अर्थात 1। पुरानी मात्रा 100 और नई मात्रा या परिवर्तित मात्रा 100 और 150 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 50। उसको उसी प्रकार से सूत्र में रखेंगे जैसे अपन ने पहले रखा था। इसका भागफल आ रहा है 2.5 यानी इकाई से अधिक। इसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी।
इकाई से अधिक जिनकी मांग की लोच होती है उसका उदाहरण होता है विलासिता वस्तुएं। यानी विलासिता वस्तुओं के साथ क्या होता है कि कीमत यदि थोड़ी सी परिवर्तित होती है तो मात्रा बहुत अधिक परिवर्तित हो जाती है। यानी कीमत का अंक छोटा नीचे आएगा और ऊपर मात्रा में परिवर्तन ज्यादा अंक आएगा। जब भी हम ज्यादा अंक में छोटे अंक का भाग देते हैं तो इकाई से ज्यादा, तो वो अंक शून्य शून्य दशमलव नहीं आएंगे, इकाई से अधिक आएंगे, जैसे 2.5 आया। तो ये अत्यधिक लोचदार मांग होती है विलासिता वस्तुओं की। एक और उदाहरण लिया हुआ है, कीमत जब 15 है उस स्थिति में मात्रा भी 15 खरीदी जा रही है। कीमत 15 से कम होकर 5 हो गई है तो मात्रा भी घटकर 15 से 5 हो गई है। तो इस स्थिति में मांग की लोच कैसी होगी? पुरानी कीमत ली हुई है 15 और परिवर्तित कीमत यानी 15 और 5 के बीच का अंतर कितना हुआ है? 10। इसी प्रकार से मात्रा जो है वो 15 है पुरानी कीमत, और 15 और 5 के बीच का जो अंतर है वो भी कितना है? 10। तो इसमें इसका हम भागफल काटेंगे तो बराबर आ जाता है 1। यानी देखो यहाँ जो तालिका में है ये एक समान परिवर्तन हो रहा है। जब 15 कीमत है तो मात्रा भी 15 ली जा रही है और कीमत घट गई है 5 हो गई तो मात्रा भी कितनी हो गई? घटकर 5 हो गई है। तो जब इस तरीके के अंक आएंगे तो दोनों बराबर अंक आएंगे और दोनों का भागफल जो आएगा वो 1 आएगा। 1 यानी इकाई के बराबर। यहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर कही जाएगी और ये मांग की लोच जिनकी इकाई के बराबर होती है वो लोचदार वस्तुएं होती हैं और लोचदार वस्तुओं का उदाहरण होता है आरामदायक वस्तुएं। थैंक यू।